बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक बार फिर से आ चुका हूं आप सभी बच्चों के बीच में और आज भी बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं बिहार बोर्ड टॉप 50। ठीक है, आप बोल सकते हैं आज का हमारा ये एक और फिर से मॉडल पेपर है बेटा। ये टॉप 50 एमसीक्यूज हैं। तो आज हम फिर से एक बार बताएंगे आपको 50 बेहतरीन एमसीक्यूज। जैसे हमने आखिरी क्लास में किया बेटा, वहीं से आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया कि हम जो है टोटल सिलेबस को कंप्लीट कराकर आपको अब ऐसे एमसीक्यूज देने जा रहे हैं जो सारे चैप्टर्स हैं और बिल्कुल जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने बताया था आपको, मैंने बहुत सारे मॉडल सेट बनाए हैं, उसी में से एक और मॉडल सेट है बिहार बोर्ड के लिए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। तो आज की क्लास भी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। और आप सभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, सारे वीडियोस देखिए। सारे के सारे वीडियोस जितने कंटेंट हमारे चैनल पर है वो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ही बनाए गए हैं। तो बिल्कुल बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो से, इन क्लासेस से आपको। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा, आप सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। शुरू करें, क्या बोलते हैं? एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। अभी इतने बच्चों की संख्या है, थोड़ा सा ये क्लास को भी बेटा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, देखो एक बात बताऊं, बिहार बोर्ड के अलावा भी अदर बोर्ड के बच्चे जिनके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं वो भी इन क्लासेस को बिल्कुल आप देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हम यूपी के हैं, हम एमपी के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम झारखंड के हैं, क्या हम क्लास देख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते। आप देखिए क्लास, क्योंकि आपके भी तो एग्जाम में आते हैं ना एमसीक्यू, और हो सकते हैं कि इन्हीं में से कोई जो 5-6 एमसीक्यूज आते हैं, 8-10 एमसीक्यूज आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से कुछ आ जाए बच्चों, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहां पर स्टार्ट करूंगा बेटा, जो हमारा आज का धमाकेदार सेशन है, क्विज सेशन है। और पहले प्रश्न के साथ, पहला प्रश्न है बच्चों क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ऐसा प्रश्न जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट सबसे ज्यादा बार बोल सकते हैं पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है और सारे बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड वालों का। मैंने अभी ना बहुत पिछले साल तो मैं पढ़ा रहा था बोर्ड के समय में, मगर मैंने उतना एनालिसिस नहीं किया था बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का। मगर इस बार बच्चों मैंने जितना देखा है, जितना समझा है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न, सारे बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं होता है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि सारे टीचर्स हैं फिजिक्स पढ़ाने वाला, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो बेटा, सारे टीचर्स का दिमाग मालूम है, सब सेम है, मालूम है कौन से प्रश्न का महत्व ज्यादा है, कौन से प्रश्न का महत्व कम है। तो क्वेश्चन जो होते हैं सिमिलर होते हैं और इसी तरह के प्रश्न होते हैं। तो क्विज 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, यह आपको आंसर देना है। देखिए मैंने बता दिया है कि अभी आप बच्चे लोग पोल के लिए ज्यादा जिद मत करना, अगर पोल आता है तो आप पोल में आंसर कर सकते हैं बेटा, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स में अपने आंसर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वोल्ट पर मीटर, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता, विद्युतीय क्षेत्र। जो अभी तक की कमेंट्स है उसमें ए और बी में बहुत सारे हैं बच्चे, थोड़ी से, ठीक है, विद ए और बी नहीं, ए और डी का परसेंटेज ज्यादा लग रहा है बेटा। ए और डी में ज्यादा बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो यहां पर देखो मैं आपको ये कर देता हूं करेक्ट। फ्लक्स होता है बेटा, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है, क्या होता है? V अपॉन डी। फ्लक्स का होता है, मैं चेक करके बता रहा हूं ना, V अपॉन क्या होता है बेटा? डी। तो ये होता है बिल्कुल वोल्ट पर मीटर। अरे फ्लक्स कहां होगा? सॉरी, ये फ्लक्स कहां होगा? विद्युतीय फ्लक्स, इसको ऐसे देखो, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए होगा क्या? ये हो जाएगा V अपॉन डी इंटू ए। तो ये तो
आ गया v अपॉन डी है, ये a है, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है वोल्ट, ये होता है मीटर और ये होता है मीटर का स्क्वायर, एक एक मीटर कैंसल, क्या आ जाता है हमारे पास में, ये आ जाता है बेटा वोल्ट मीटर, ये क्या आ जाता है बेटा हमारे पास वोल्ट मीटर, क्या आ जाता है बेटा हमारे पास में वोल्ट मीटर। तो ये क्या होगा, कौन सा आंसर सही होगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर चाहिए तो ये क्या होगा, ये देखो ये विद्युतीय क्षेत्र, ये क्या है बच्चों, ये है विद्युतीय क्षेत्र, तो यहां पर आएगा E इक्वल टू V अपॉन डी, E इक्वल टू V अपॉन डी, कौन सा आंसर सही है, बोलो 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 बोलो, कौन सा आंसर सही है, विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही बेटा, E इक्वल टू V अपॉन डी, तो वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, आज का हमारा दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वो आपके बीच में आ चुका है, देखिएगा क्या है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है बच्चों प्रतिरोध, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है वोल्टता, ऑप्शन डी है विद्युत वाहक बल। किसके कारण से किसी विद्युत प्रतिरोध में ताप या ऊष्मा उत्पन्न होती है ये आपको बताना है कि किस गुण के कारण से, किस परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, कौन है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी बेटा वोल्टता, ऑप्शन डी जो है वो विद्युत वाहक बल। क्या आएगा सही आंसर, सारे बच्चे आप कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करो कौन सा आंसर आपको लगता है बेटा जो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारा दूसरा प्रश्न आप सभी बच्चों के बीच में आ चुका है, बिल्कुल 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 बच्चों की संख्या है जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल बेटा आप लोग सही बोल रहे हैं सर, ऑप्शन ए प्रतिरोध। क्या होगा बेटा प्रतिरोध, प्रतिरोध ही क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, और जब प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है ना तो रुकावट उत्पन्न होने के कारण बेटा वहां पर विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, तार क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, तार क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, तो वो गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तीसरा प्रश्न, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, कौन से पदार्थ का। ऑप्शन ए देखो तांबा, बी है बेटा प्लेटिनम, सी है टंगस्टन और डी है नाइक्रोम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही होगा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, डी नाइक्रोम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, वह तांबा है, वह प्लेटिनम है, वह टंगस्टन है, वह नाइक्रोम है। क्या आएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, क्या है वह, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तांबा, टंगस्टन। क्या आएगा, बिल्कुल सही यार, आप लोग बोलोगे और गलत होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन सा पदार्थ होता है बेटा, नाइक्रोम। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में आए नाइक्रोम, और ये सही होगा बेटा, बिल्कुल क्या होगा, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 4, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। जो आवेशित संधारित्र होता है, दो प्लेटें होती हैं आपको मालूम है, एक होता है बेटा संग्राहक और एक होता है संगणक, उनमें आवेशों का योग कैसा आवेश होता है, हिंट दूं, चलो हिंट दे देता हूं आपको। हमारे पास में कैसे होते हैं, हमारे पास में दो प्लेट होते हैं बेटा, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज होता है प्रेरण के द्वारा, तो इनका योग क्या होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्या होगा ये आपको बताना है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका में आवेशों का योग क्या होगा, क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल फास्ट चलना। आज सॉरी आज भी मेरे पास 50 प्रश्न है और ये आंसर होगा बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका में आवेशों का योग कितना होता है, 0 होता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, विमा होता है। E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, हमेशा निकाल के देखा करो, कभी भी देखो कंफ्यूजन में मत रहना, मैं तो हमेशा निकाल लेता हूं भाई, F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, F के लिए क्या आएगा बेटा, MLT इनवर्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। Q के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, AT आ जाएगा बच्चों, Q के लिए क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों MLT, ऊपर जाएगा T इनवर्स क्यूब A इनवर्स क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है, MLT इनवर्स क्यूब A इनवर्स, कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, देखो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है बेटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, MLT इनवर्स A
हाँ, ए की जगह आई है, सॉरी ए की जगह आई है, चलेगा, ठीक है। ए की जगह क्या है बेटा, आई है, आई इनवर्स। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़े, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इसमें एक चीज याद रखना बेटा, विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में बेटा जो विद्युत धारा होती है उसको प्रवाहित करने के लिए जो किया गया कार्य है या उत्पन्न ऊष्मा है, ठीक है, वो होता है W इक्वल टू, हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं बेटा, एक होता है I स्क्वायर RT, ठीक है, दूसरा होता है बेटा, दूसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर T बाई R, V स्क्वायर T बाई क्या होता है बेटा, R होता है, ठीक है, और तीसरा फार्मूला होता है बेटा VIT, क्या होता है बेटा, VIT। ये हमारे पास में तीन फार्मूले होते हैं, कितने फार्मूले होते हैं, तीन। अब इसी में अगर हम P इक्वल टू W/T रखें, P इक्वल टू W/T रखें, तो शक्ति के लिए भी तीन फार्मूले बनते हैं। क्या क्या तीन फार्मूले बनते हैं, I स्क्वायर R होता है बेटा, I स्क्वायर R होता है, ठीक है, TT कैंसिल होता है, दूसरा होता है V स्क्वायर बाई R होता है बच्चों, और तीसरा होता है TT कैंसिल होकर क्या बनता है, VI। अब देखो इन तीनों में से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। W इक्वल टू I स्क्वायर RT, V स्क्वायर T बाई R, VIT होता है, तो W/T करते हैं, T को कैंसिल करना तीनों से, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R, VI। कौन सा ऑप्शन सी है, कौन सा ऑप्शन सी है बेटा, ऑप्शन सी V स्क्वायर बाई R, ऑप्शन सी है V स्क्वायर बाई R। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौन सा प्रश्न बेटा हमारा, प्रश्न क्रमांक 7, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो जनरेटर बोलते हैं, कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युतीय प्रेरण पर, कौन से प्रभाव पर आधारित होता है। अरे भाई पीडीएफ आपको डाउटनेट के ऐप में मिलेगी, मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है सारे बच्चों को। हमारा अभी फिलहाल टेलीग्राम में जो 2 बैच अभी चल रहा है ना, हमारा ब्रह्मास्त्र और तांडव बैच, वहां से हम टेलीग्राम में नहीं दे रहे हैं, वो आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। फ्री बैचेस है तो पीडीएफ भी तो फ्री मिलेगी। कौन बोलता है, ठीक है, कि पे करना होगा, कोई नहीं बोलता पे करना होगा, वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। आप जाएंगे डाउटनेट का ऐप, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ बेटा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और वहां पर जाएंगे, फिर बैच मिलेगा आपको, भौकाल बैच के नाम से है शायद तक, या फिर ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से, या तांडव बैच के नाम से, ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है, हमारे पास मैसेज किए हैं, मिल रहा है सर करके, कुछ कुछ पता नहीं कैसे बोलते हैं। चलो, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, कौन से प्रभाव पर, डायनेमो बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कौन सा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय नहीं विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ठीक है, कार्य करता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है, कौन सा फार्मूला है बेटा, लॉरेंज बल का परिकलन। अब देखो यहां पर लॉरेंज बल के लिए मैं आपको समझा दूं, देखो फार्मूला देख लो, फार्मूला थोड़े से आपको नए लगेंगे, अभी तक आपको ऐसा लगेगा हमने तो ऐसा फार्मूले देखे ही नहीं थे। तो लॉरेंज बल के बेटा अगर हम दोनों क्षेत्रों की बात करें, विद्युत क्षेत्र QE, ठीक है, फोर्स लगता है विद्युत क्षेत्र QE, और चुंबकीय क्षेत्र में QV भी, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये हमारे पास होता है। तो F इज इक्वल टू बेटा, अगर मैं Q को कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये आ जाएगा क्या, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में, F इज इक्वल टू QE प्लस Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये सामने वाला विद्युत क्षेत्र है, पीछे वाला क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। एक विद्युत क्षेत्र है और एक हमारे पास क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए और चुंबकीय क्षेत्र के लिए आया फार्मूला, दोनों को प्लस करके रखें। चुंबकीय लॉरेंज बल, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स करते हैं सॉरी, चलो भाई, ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं बेटा, ये QE हो गया प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हो गया, हमारे पास में फार्मूला आ गया बच्चों इसके लिए, इसको ध्यान देना। कौन सा ऑप्शन है, देखो अब कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्या करें, थोड़ी सी है बेटा तबीयत नरम गरम है, मौसम भी वैसी है, ठीक है, मालूम है अभी मौसम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ठंडी ज्यादा है, कभी गर्मी ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। मगर रुकेंगे नहीं, आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम है और आपके लिए हम इतना लगातार जो क्लासेस दे रहे हैं, सुबह भी शाम को भी, मैराथन 50-50 MCQs ला रहे हैं, सब आपके लिए बेटा। आप अच्छे से रिजल्ट लाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है, अपने
परिवार का, अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करना है, अपने शिक्षकों का भी, जो टीचर्स हैं, आपकी समाज है, आपका देश, सबका नाम रोशन करना है। बिल्कुल हम आप सभी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तबीयत भले ही कुछ होती, थोड़ी नरम गरम होती, चलती है बेटा, पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी क्लासेस 100% श्योरली हो। ओके, इसलिए तो लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र हो गया? पहला सूत्र A = F = Q वेक्टर E, बिल्कुल पहला सूत्र बेटा। ठीक है, आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 9, नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। नाभिक पढ़े आपने चैप्टर, त्रिज्या की कोटि है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए बेटा 10⁻⁻14 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻16 मीटर और ऑप्शन डी है बेटा 10⁻⁻18 मीटर। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? नाभिक की त्रिज्या के लिए बोलता है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। कौन सी कोटि होती है नाभिक की त्रिज्या की? क्या आएगा सही आंसर? नाभिक की त्रिज्या की कोटि है, क्या आएगा? पढ़ा है आपने? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आंसर देते चलो यार, ये शुरुआत है बेटा, एक शुरुआत है। आंसर्स आते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए। ठीक है, क्या आएगा सही आंसर? कौन सा होगा बताइए, कौन सा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन? क्या आएगा बेटा? ऑप्शन ए 10⁻⁻14 मीटर इस कोटि का होता है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आकार वो 10⁻10 मीटर के क्रम का होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्विज 1 क्वेश्चन नंबर 10, एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में बोलता है बेटा, एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा हुआ है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होता है, कब महत्तम होता है? ठीक है, एलसीआर परिपथ, एलसीआर को अनुनादी परिपथ कहते हैं। एक अनुनाद की स्थिति वहां उत्पन्न होती है। अनुनाद की स्थिति मतलब ऐसी स्थिति जब परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और क्या होता है? परिपथ प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और धारा का मान अधिकतम होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं क्या? देखो क्या होता है बेटा, देखो होता क्या है यहां पर, चलिए सुनिएगा ना, आप ऑप्शन देख लो, आंसर देते चलो, मैं यहां पर आपको समझाते चलता हूं। जब एलसीआर परिपथ में ना एक्सएल बराबर होता है एक्सी, Z = फॉर्मूला होता है बेटा √R² R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी है तो Z बराबर क्या आ जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा, Z बराबर आ जाता है बेटा R का स्क्वायर और Z बराबर हो जाता है R। R हो गया मतलब ये मान कैसा हो जाता है बेटा? ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है, निम्नतम मान हो जाता है जब हम I0 के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं बेटा? I0 के लिए, कि धारा का आयाम जो है वो अधिकतम कब होगा, तो I0 के लिए देखते हैं बेटा। तो I0 = V0 अपॉन क्या जाता है? Z। Z की जगह हम क्या रखेंगे? R, तो V0 = क्या जाएगा बेटा हमारे पास? R। अब देखो आप फार्मूले में जब R मिनिमम है तो I0 कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है, R मिनिमम तो धारा का आयाम अधिकतम, इसी को तो अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो याद रखना एक्सएल बराबर एक्सी, तो Z = R, Z R का मान मिनिमम, धारा का मान अधिकतम, ये अनुनाद की स्थिति होती है। और अनुनाद की स्थिति उत्पन्न कब हुई? एक्सएल बराबर एक्सी में। अब एक्सएल बराबर एक्सी में उत्पन्न हुई, एक्सएल बराबर एक्सी, ये हो गया ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, ओमेगा सॉरी 1/ओमेगा सी, ये क्या आ जाता है बेटा हमारे पास में? ये आ जाता है फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। ओमेगा का स्क्वायर = 1/LC, देन ओमेगा बेटा 1/√LC। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी पर निशाना लगाया उन सभी का निशाना बिल्कुल सटीक लगा है। ओमेगा बेटा 1/√LC, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? 1/√LC। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता कितनी है बोलता है बेटा? 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता है, इसकी आभासी वोल्टता है, कितना होगा बेटा इसकी आभासी वोल्टता? एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता जो है बेटा वो 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा? क्या होगा? एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। निकाल लो यार, ये न्यूमेरिकल जब भी आता है ना आप कैलकुलेट किया करो। बिल्कुल सारे बच्चों को बोलूंगा, जब भी न्यूमेरिकल आता है कभी भी तुक्का नहीं मारना। ठीक है, अक्कड़, कई बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम? 4 ऑप्शन है, चलो भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ठीक है, 100 में मिला धागा चोर निकल के भागा।
ये वाली, ऐसा नहीं करना भैया। आपको करना क्या है, आपको देखना है क्या दिया है, शिखर वोल्टता दिया है, V0 दिया हुआ है, V0 440 वोल्ट का दिया है बेटा। हमको निकालना क्या है, VRMS, फार्मूला मालूम है आपको, V0 अपॉन अंडर रूट टू, V0 अपॉन अंडर रूट टू। तो V0 अपॉन अंडर रूट टू, V0 कितना है 440, 440 ये रूट टू, हर का प्रमेयकरण कर देना, रूट टू अपॉन रूट टू कर देना, कितना आ जाएगा 440 बट्टा 2 इंटू रूट टू आ जाएगा बेटा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 220 रूट टू, 220 रूट टू, 220 रूट टू, ये हमारे पास आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा बेटा। 220 अंडर रूट टू, 220 अंडर रूट टू, ये आपका ऑप्शन आएगा। बात समझ में आई? कितने बच्चों, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था। अब 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। 12वें प्रश्न में एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, 12वां प्रश्न एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जरूर आपसे सॉल्व होगा। क्या बोलता है 12वां प्रश्न, 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा होगा। दो हमको दिया है, एक P1 कितना दिया बेटा 25 वाट, ये हमको दिया है, और दूसरा बल्ब दिया बेटा P2, वोल्टेज तो 220 दोनों में दिया है सेम, वोल्टेज का कोई काम नहीं है, 100 वाट है, P1 P2 है। किस दोनों बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा होगा, कौन से बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो मैं अभी आपको फार्मूला बता देता हूं बेटा, P इजिकल टू वी स्क्वायर आर, P इजिकल टू वी स्क्वायर आर। यहां से हम निकाल सकते हैं R इक्वल वी स्क्वायर पी, वी स्क्वायर पी। यहां से एक संबंध याद रखना, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब उल्टा होता है। अगर P अधिक हुआ, पावर अधिक हुआ, तो प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा। अब इसी को उल्टा लिख लेना, R 1/P, P कम हुआ तो प्रतिरोध क्या होगा बेटा, अधिक होगा। अब देखो क्या पूछा है, बात समझ में आई? यहां पर प्रतिरोध और शक्ति दोनों व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो क्या बोलता है बेटा यहां पर, उसमें ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या बोला गया है, दोनों बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो शक्ति क्या होगा बेटा, कम होगा। P कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो शक्ति कम कौन सा है, P1 25 वाट का। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 25 वाट का। कौन सा बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 25 वाट का। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, 25 वाट का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है यार, बोलो बोलो आप लोग बोलो, कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है बेटा रासायनिक, उष्मीय, चुंबकीय या डी इनमें से कोई नहीं। वन शॉट क्लासेस दिए आपको, कितने बार समझाया है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है बच्चों, वो निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है प्रत्यावर्ती धारा? क्या वो रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती है? बिल्कुल नहीं, रासायनिक प्रभाव तो दिष्ट धारा प्रदर्शित करती है। क्या वो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है? चुंबकीय प्रभाव भी दिष्ट धारा प्रदर्शित करती है। तो क्या आएगा बेटा, कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो केवल और केवल कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? उष्मीय। इसीलिए तो हम विद्युत बल्ब जलाते हैं तो फिलामेंट जो होता है वो गर्म होता है और जलने लगता है, प्रकाश आने लगता है बेटा। घर में इलेक्ट्रिक प्रेस है, हीटर है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे है ना इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 14, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होगी। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा देखो वोल्टेज क्या होता है, एलआर परिपथ का वोल्टेज क्या होता है? V इजिकल टू बेटा, V इजिकल टू अंडर रूट होता है हमारे पास VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ये होता है। तो VR का स्क्वायर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाता है, और V ये हाँ VR VL, LR है ना, L और हाँ, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में VL IXL हो जाएगा। तो I स्क्वायर XL का स्क्वायर, I को बाहर निकालते हैं, अंडर रूट हो जाता है बेटा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब V अपॉन I को हम प्रतिबाधा कहते हैं, जेड से दिखाते हैं। क्या आ गया बेटा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, R का स्क्वायर, XL क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा का स्क्वायर, L का स्क्वायर। ये हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा। बात समझ में आई? जेड इजिकल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 क्विज 1 का बेटा 25वां प्रश्न है। क्विज 1 क्वेश्चन नंबर 25 क्या आएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। किन वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि की? यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। दो वैज्ञानिकों के नाम है बेटा, ठीक है, एक ने, ठीक है, दोनों ने मिलजुल कर किया था, एक ने कॉन्सेप्ट निकाला था, एक ने क्या किया था उसकी, ठीक है, उसका प्रयोग किया था, यह है। तो क्या आएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। यहां पर सही ऑप्शन क्या आएगा? 15वां प्रश्न है आपका। कौन सा प्रश्न है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आएगा बेटा सी, हर्ज। क्या आएगा? हर्ज। किस में जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 सी, हर्ज। जो प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? हर्ज थे। हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में पुष्टि किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कैथोड किरणें होती है, कौन होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है या फोटॉन होती है? कैथोड किरणें क्या होगी? ऑप्शंस देखिए और आंसर दीजिए, ठीक है। कैथोड किरणें क्या होती, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन? अरे बोलो भाई बोलो, जब तक तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तुमको जीत कैसे मिलेगी? निराश नहीं होना है, तुम युवा हो, तुम देश के भविष्य हो, तुम्हें हमेशा बच्चों आगे बढ़ना होगा, बढ़ना होगा, बढ़ना होगा, बढ़ना होगा। बिल्कुल सोना नहीं है, बिल्कुल थकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है, बिल्कुल। चलिए भाई, मुझे थकावट आ रही है बार बार क्लास लेके, पता नहीं आप लोग कैसे फीलिंग कर रहे हैं, क्या लगता है? कैथोड किरणें क्या होगी बेटा? कैथोड किरणें क्या होगी? कैथोड किरणें होगी बेटा इलेक्ट्रॉन। कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण से, ठीक है, किस कारण से वायु का बुलबुला जो होता है बेटा वो पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? परावर्तन के कारण से, अपवर्तन से, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से या विवर्तन के कारण से? कौन सा रीजन है जिसके कारण वायु का बुलबुला पृथ्वी के अंदर चमकता दिखाई देता है? परावर्तन के कारण से, अपवर्तन के कारण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से या विवर्तन के कारण से? क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? परावर्तन के, अपवर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? या डी विवर्तन के, या डी विवर्तन के? कौन सा ऑप्शन लगता है बेटा आपको बिल्कुल सही होगा? क्या आएगा? किस कारण से चमकता है? किस कारण से चमकता है? क्या आएगा बेटा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा हुआ प्रश्न है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बोले बेटा आप सभी ने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। कौन से कारण से होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। प्रश्न क्रमांक 18, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में लगे हैं, अभिसारी जो अभिसरित करते हैं किरणों को वो अभिसारी होते हैं, मतलब उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी होगी। थोड़ा सा पेन चलाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा बेटा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों के दोनों उत्तल लेंस है, ठीक है। कितने फोकस दूरी के बोलता है? f बेटा। क्या आ जाएगा? 1/f प्लस 1/f। क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1/, इसको मैं कैपिटल F ले लेता हूं ना, इसको मैं कैपिटल F ले लेता हूं बच्चों। इसको मैं क्या ले लेता हूं? इसको मैं ले लेता हूं बेटा कैपिटल F। 1/f इज इक्वल टू बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल F इज इक्वल टू F/2, कैपिटल F इज इक्वल टू बेटा F/2, ये हमारे पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन सी। क्या आएगा बेटा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी पर, ठीक है, क्लिक किया है बिल्कुल सही है बेटा। जितने ने कमेंट किया है बिल्कुल सही किया है कि कैपिटल F इज इक्वल टू F बाई क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। F बाई क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में? 2। ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा। लेंस की क्षमता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछे जाता है। बोलो
है कि नहीं? लेंस की क्षमता, मात्रक, परिभाषा, सूत्र, न्यूमेरिकल, हर कुछ आता है। छोटा सरल टॉपिक मगर दिल बड़ा वाला दिल है भैया लेंस की क्षमता का। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा, क्या होगा? एफ डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर लिखा है ऐसा कुछ, ठीक है। बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डायोप्टर, C इज इक्वल टू 1 माइनस एफ डायोप्टर, D इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ डायोप्टर। किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा। क्या होता है लेंस की क्षमता? लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी का उल्टा होता है, फोकस दूरी का उल्टा होता है। अगर हम यहां बात करें बेटा लेंस की क्षमता की तो P इज इक्वल टू किसका व्यतिक्रम में होता है? फोकस दूरी का। तो 1 अपॉन एफ ये होता है मीटर में, और सेंटीमीटर में होता है 100 अपॉन एफ, 100 अपॉन एफ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, 100 अपॉन एफ डायोप्टर, ठीक है। ये सॉरी एफ मीटर में यार, सॉरी बच्चों, सॉरी मीटर में है, तो मीटर में क्या होगा? मीटर में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 का बी होगा, 1 अपॉन एफ। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बच्चों? बी होगा। अगर सेंटीमीटर में बोलता तो 100 अपॉन एफ, मीटर में बोला तो 1 अपॉन एफ। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से एक न्यूमेरिकल है। निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी है ना, एक वर्णी प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? देखो इधर हमको, देखो बेटा फार्मूला क्या दिया है, हमको दिया है निर्वात में दिया है, तो ये लैम्डा 1 दिया है बेटा, लैम्डा 1 कितना एंगस्ट्रॉम दिया है हमको? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, ये दिया है। एक वर्णी प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो कहां से कर रहा है वो प्रवेश? वो निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। बेटा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, जब भी न्यूमेरिकल आता है मैं हर बार बोलता हूं, ठीक है। निर्वात से वो ऐसे माध्यम में प्रवेश कर रहा है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो पहले माध्यम का N1 निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना बेटा? 1.5। दूसरे माध्यम का क्या पूछता है? तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा 2। यहां पर आपको अब याद रखना है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है। यहां पर बेटा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब बोलोगे सर ये कैसे? ठीक है, कॉसी का सूत्र आपने पढ़ा है बेटा, वहां पर हमने पढ़ा है कि n जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्डा के, ठीक है। तो उल्टा है, तो n1 अपॉन n2 लिखेंगे तो लैम्डा 2 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? लैम्डा 1। हमको किसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए बेटा लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 चाहिए तो क्या करेंगे हम करेंगे लैम्डा 1 इंटू n1 अपॉन n2, n1 अपॉन क्या कर लेंगे? n2। लैम्डा 1 6000 ये हमारे पास, ठीक है, इंटू n1 अपॉन n2, n1 कितना बेटा? 1, n2 कितना बेटा? 1.5। पॉइंट हटा दो, क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 6000 गुना 10/15, 10/15, 15, एक पॉइंट हटाए ऊपर जो लगाए 15, 15 चौक 60, 400 कितना है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वैल्यू आई? लैम्डा 2 की। आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आंसर देते चलिएगा। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? यह प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लासेस में भी कई बार यह प्रश्न आप सभी बच्चों को करवाया हुआ है बेटा। जब एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता बिल्कुल बच्चों बढ़ती है। आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। लंबाई, नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, खगोलीय दूरदर्शी में बच्चों जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, कैसा होता है बताएंगे? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, ठीक है। उल्टा तो होता है, हमने तो देखा है, उल्टा तो होता है। अब आभासी होता है कि वास्तविक होता है, ये थोड़ा सा आप लोग सोचो, इसको सोचो आप लोग यार, सोचो फिर सोच के आंसर देना, इतने जल्दी क्या है? अरे बच्चे लोग बहुत सारे बोल रहे हैं सर वास्तविक और उल्टा, बी ऑप्शन सही होगा। क्या लगता है आपको सही होगा बी ऑप्शन? हाँ, क्या वास्तविक होता है? हाँ,
कैसा होता है, कैसा होता है बेटा? अंतिम जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो होता है बच्चों डी, आभासी व उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? आभासी व उल्टा होता है। 22वां का आंसर। 23वां प्रश्न क्रमांक 23वां एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फिर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण या डी विवर्तन। एक पतले फिल्म के कारण, पतले फिल्म के रंग का कारण, एक पतला जो फिल्म होता है बेटा वो रंगीन होता है, ठीक है, उसका कारण क्या है, क्या होता है, क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, व्यतिकरण होगा, वर्ण विक्षेपण होगा या विवर्तन। बोलते हैं ना वो तेल वगैरह, पानी वगैरह कहीं पर पड़ा रहता है, उसमें तेल वगैरह की बूंद गिर जाती है तो कैसे दिखाई देता है? सतह रंगीन दिखाई देता है। उसका रीजन क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है। क्या आएगा बेटा सही ऑप्शन? बोलिए कौन सा सही होगा? होगा ऑप्शन बी सही होगा, व्यतिकरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? व्यतिकरण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, ठीक है, यह भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में आ गया बेटा। जिस घटना से बोलता है, ऐसी घटना जिस घटना से प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। कौन सी घटना यह बताती है कि प्रकाश तरंगे जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? वो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। वो क्या आएगा? ऑप्शन ए है बेटा व्यतिकरण है, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है बच्चों ध्रुवन, ऑप्शन डी है अपवर्तन। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा इन चार ऑप्शन में से? कौन सी घटना है? जल्दी से आंसर देंगे, बिल्कुल फास्ट कीजिए, हमारे पास हमारा समय निकलते जा रहा है। हमको जो रहता है ना बेटा 50 मिनट, लगभग 50 से 55 मिनट की क्लास में जितने क्वेश्चन को कराना है, तो 50 प्रश्न लेके चलाओ तो एक एक मिनट का एक एक क्वेश्चन होगा। कुछ कुछ प्रश्न होता है, कुछ कुछ बातें होती है, आप लोगों के साथ में हमारा प्यार जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए ना क्यों? क्योंकि हमारा जो प्यार है बच्चों आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हो जाती है बातचीत, मेल मिलाप, कुछ कुछ इधर उधर की बातें। मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा, एग्जाम का टाइम है तो आप लोगों से बात ना करूं, फिर भी कुछ कुछ ज्ञान देने में समय हो जाता है बेटा। तो क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे बोलिए 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 बोलिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद से अनुप्रस्थ होती है, क्या कहलाएगा? वो ध्रुवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ध्रुवन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में बोलता है बेटा? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की जो लाइमन श्रेणी होती है वो पाई जाती है? एक्स किरण, दृश्य, अवरक्त, पराबैंगनी। कौन से भाग में पाई जाती है बेटा? पराबैंगनी भाग में। कौन से भाग में पाई जाती है लाइमन? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बताया, ये चीज याद रखना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी जो होती है बेटा वो पूर्ण एवं पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 प्रश्न आधी मंजिल पर पहुंचे हैं, बिल्कुल समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिए, मगर अब हम बिल्कुल फास्ट चलेंगे बेटा आने वाले जो हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 26। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। कौन सा फार्मूला आपको लगता है? देखो कुछ मिलते जुलते फार्मूले हैं। ऑप्शन ए है बेटा D+F, ऑप्शन बी है बच्चों D+1/F, ऑप्शन सी है बच्चों 1+D/F और ऑप्शन डी है बेटा -1। आपने पढ़ा है सरल सूक्ष्मदर्शी? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। सिंपल माइक्रोस्कोप कितने बार पढ़ा है? बहुत बार बहुत बार बहुत बार पढ़ा हुआ है। आपको मालूम होगा बेटा क्या आएगा सही आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ओके 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 ओके, मुझे मालूम चल गया बहुत सारे बच्चों का, कुछ कुछ बच्चों का भी गलत है, पढ़े नहीं है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पढ़ना, मैंने इसी चैनल पर पूरा का पूरा जो प्रकाश की, किरण प्रकाश की, वो आपको रिवीजन कराई हुई है, ठीक है। क्या आएगा बेटा सही फॉर्मूला? ऑप्शन सी 1+D/F। क्या आएगा? ऑप्शन सी 1+D/F। 27वां प्रश्न हाइड्रोजन बम आधारित है। जो हाइड्रोजन बम बनता है ना वो आधारित है, बोलता है किस पर आधारित है बेटा? केवल नाभिकीय विखंडन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर, केवल नाभिकीय विखंडन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर, विखंडन व संलयन दोनों पर। उनके त्वरण के परिमाण, उसके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। ये कहां से आ गया? उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। चलो ठीक है, ऑप्शन में दे दिया है। शुरू के 3 ऑप्शन देखो, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विखंडन एवं संलयन दोनों पर। हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पर आधारित होता है? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है बेटा बिल्कुल सही होना चाहिए? चलेगा चलेगा चलेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो यार। कौन बोलता है, कौन बोलता है कि बच्चे
गलत आंसर देते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सारे बच्चे, बिल्कुल बेटा। किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम जो होता है बेटा वो आधारित होता है केवल नाभिकीय संलयन पर। किस पर बेटा? नाभिकीय संलयन मालूम है ना, दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, वो प्रक्रिया कहलाती है बच्चों नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विघटन से, नाभिक में रासायनिक क्रिया से या नाभिकीय संलयन से। सूर्य जो होता है बेटा वो अपनी विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विघटन से, नाभिक में रासायनिक क्रिया से, नाभिकीय संलयन से। कहां से प्राप्त करता है? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा को? कौन सी जगह से प्राप्त करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट में। सूर्य अपनी नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है? कौन सी जगह से सूर्य की नाभिकीय ऊर्जा बच्चों प्राप्त होती है? क्या आएगा सही आंसर? सही उत्तर क्या होगा इसका? ठीक है, सूर्य अपनी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करता है कहां से? बिल्कुल आएगा बेटा यहां पर, कहां पर से? नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को। अभी अभी तो मैंने बोला, लगता है आंसर मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है कि नाभिकों के मिलने से और नए नाभिक के बनने से, नाभिकों के मिलने से और नए नाभिक के बनने से, ठीक है, नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की जो घटना होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 का भी सही आंसर क्या आएगा बेटा? नाभिकीय संलयन। क्या आएगा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में होता क्या है? तो नाभिक मिलते हैं और नए नाभिक बनते हैं और यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। यह घटना क्या कहलाती है बच्चों? नाभिकीय संलयन कहलाती है। 29 का भी आंसर आएगा हमारा नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ेंगे 30 प्रश्न। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। जीरो टेम्परेचर पर अर्धचालक किस तरह का व्यवहार करता है? वो एक पूर्ण चालक की तरह, पूर्ण अचालक की तरह, अति चालक की तरह या अर्धचालक की तरह? अगर टेम्परेचर कैसा है बोलता है बेटा? जीरो है। टेम्परेचर कैसा है बोलता है बच्चों? अगर जीरो है तो कैसा होगा? क्या आएगा सही आंसर? क्या आएगा बेटा? कौन सा आंसर होगा जो बिल्कुल सही होगा? परम शून्य ताप पर बोलता है, परम शून्य पर या परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। पूर्ण चालक की तरह, पूर्ण अचालक की तरह, अति चालक की तरह या अर्धचालक की तरह? देखो अर्धचालकों में ना बच्चों ये गुण होता है, ठीक है, कि वो कम ताप पर क्या होते हैं बेटा? विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। प्रतिरोध क्या होता है बेटा? घटता है। तो यहां पर क्या आएगा? पूर्ण चालक। ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में पूर्ण अचालक। पूर्ण अचालक मतलब विद्युत रोधी होता है बेटा। सही ऑप्शन 30 का कौन सा आएगा बेटा? 30 का बी। 30 का सही आंसर क्या आएगा बेटो? 30 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर, अभी तो बोला एक पदार्थ की चालकता जो होती है बेटा वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है बोलता है? बढ़ती है। कौन सा पदार्थ है जिसकी चालकता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है? धात्विक चालक, विद्युत रोधी, मिश्र धातु, अर्धचालक। बिल्कुल सही। कौन होता है बेटा? वो अर्धचालक होता है। अर्धचालकों की जो चालकता होती है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होती? बढ़ती है। और प्रतिरोधकता या प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है बेटा? वो घटता है। प्रतिरोध क्या होता है? वो घटता है। क्वेश्चन नंबर 32। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? विद्युत चालकता बताएं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। तो अर्धचालकों में बच्चों विद्युत चालकता का कारण क्या है? ऑप्शन ए है केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है बच्चों केवल वीवर मतलब होल, ऑप्शन सी है बच्चों इलेक्ट्रॉन तथा वीवर, ऑप्शन डी है बच्चों केवल प्रोटॉन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अर्धचालक में बच्चों विद्युत चालकता का कारण है ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी केवल वीवर होल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा वीवर, ऑप्शन डी केवल प्रोटॉन। केवल प्रोटॉन। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा सही उत्तर? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है केवल इलेक्ट्रॉन, केवल वीवर, इलेक्ट्रॉन तथा वीवर या डी केवल प्रोटॉन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अर्धचालक में, ठीक है, अर्धचालक में बच्चों विद्युत चालकता का कारण क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन है, केवल वीवर है, इलेक्ट्रॉन तथा वीवर क्या होता है? अर्धचालक देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है पी टाइप का, एक होता है बच्चों एन टाइप का। पी टाइप में
जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो होल होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिल्कुल बच्चों आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। इसका जो सही ऑप्शन आएगा, इसका जो सही ऑप्शन आएगा बच्चों वो आएगा सी, इलेक्ट्रॉन तथा वीवर। इलेक्ट्रॉन तथा क्या आएगा बच्चों, वीवर। वीवर मतलब होल, ठीक है, दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डायोड का उपयोग करते हैं किस तरह से, प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति, मॉड्यूलेटर की भांति। डायोड आपने पढ़ा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग मैंने एक स्पेशल खास वीडियो भी इसके लिए बनाया हुआ है, आप सभी को, ठीक है, ने देखा होगा किस तरह से उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग कैसे करते हैं, प्रवर्धक की भांति। ऐसे बोलो ना यार, टॉपिक बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। पीएन संधि डायोड का प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति, मॉड्यूलेटर। हमने पढ़ा है ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति, पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी की भांति। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 33 का सही ऑप्शन होगा बेटा सी। 33 का सही ऑप्शन क्या होगा, सी। मुझे मालूम था, आप सभी बच्चों को मालूम है, दिष्टकारी की भांति। 34, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी और चलने की दिशा का पता लगाता है। एक ऐसा तरीका होता है बच्चों, ठीक है, जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति को, ठीक है, उसकी दूरी को, उसके चलने की दिशा को पता लगाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, लेजर, बी है रडार, सी है मेजर, या डी इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा, ऐसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलने की दिशा का पता लगाता है, उसे हम कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसे हम, क्या कहते हैं। 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, हर बार पढ़ा है, फिर भी आंसर देने में क्यों ऐसा आपको लगता है कुछ बच्चों को कि हमको यह आंसर नहीं मालूम है। बिल्कुल बेटा, जितने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन बी रडार। क्या होता है बेटा, रडार दूर के सिग्नल, वो एरोप्लेन्स वगैरह में, फाइटर प्लेन्स में, जेट प्लेन्स में यूज करते हैं। रडार के द्वारा ही उनको सिग्नल देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, उनको जो संकेत दिए जाते हैं रडार से ही दिए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, रडार। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाशिक तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है। ये बहुत सारे बच्चों को हो सकता है मालूम ना हो, मैं बता देता हूं बेटा। इसका सही ऑप्शन आता है 77 डिग्री। कितना आता है बेटा, 77 डिग्री होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होता है। बंद पृष्ठ है बेटा, विद्युत द्विध्रुव स्थित है बोलता है। तो विद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बनता है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश है। तो एक धन आवेश एक ऋण आवेश, कुल नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर नेट आवेश 0 हो रहा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स हुआ। जल्दी से आप लोग आंसर दे दो, मैं आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, देखो होता क्या है। बंद पृष्ठ है बोलता है, विद्युत द्विध्रुव विजातीय आवेशों से विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बनता है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो प्लस क्यू, कुल विद्युत आवेश कितना होगा, 0 होगा कि नहीं, कुल विद्युत आवेश 0 होगा। तो विद्युत आवेश 0 है तो फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। फ्लक्स के लिए फार्मूला देखिए बेटा, मैंने बताया यहां पर, ठीक है, क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, मैं एक फार्मूला बताऊं, आप लोग आंसर बताना मेरे को। मैं एक फार्मूला देता हूं बेटा, C इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अब बताओ, वायु में गोली चालक की धारिता के लिए फार्मूला है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r। किसके अनुक्रमानुपाती है, गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के। यहां पर r क्या है, C किसके प्रोपोर्शनल है, r के, और r फॉर रेडियस। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन होगा बेटा किसके, गोले की त्रिज्या के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बेटा, गोले के त्रिज्या के। किसके होगा बेटा, गोले की त्रिज्या के। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आज भी हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां प्रश्न आज के हमारे क्लास का बच्चों, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। प्रथम नियम किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL किसके संरक्षण पर, प्रथम नियम किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट मतलब,
ठीक है, केसीएल बोलते हैं ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पर बोल रहा है, हमने बोला किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट मतलब क्या हो गया बेटा? करंट, आवेश प्रवाह की दर तो विद्युत धारा होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बेटा, आवेश संरक्षण के नियम पर। कौन से नियम पर आधारित होती है? आवेश संरक्षण के नियम पर। कौन से नियम पर आधारित होती है बेटा? आवेश संरक्षण के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 39, दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। अब जिन बच्चों को नहीं आता ना, वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना बेटा। दार्शनिक संख्या 25, दार्शनिक संख्या 25 कैसे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं? कैसे हम डेसिमल से बाइनरी? आप इस तरह से लिखना, देखो 25 को बेटा 2 से भाग करना, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 दूनी 24 होता है, 1 बचा, 1 को लिखना बेटा 1, इधर ये कैरी होता है जो बच गया, ठीक है 1। फिर 2 को फिर 2 से भाग देना, 2 छक्के 12, कुछ नहीं बचा तो 0, 2 तिया 6, कुछ नहीं बचा तो 0, फिर 2 एक कम 2, कितना बचा बेटा 1, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कितने बार जाएगा बेटा? 1 बार, ठीक है, 1 बार भी नहीं जा रहा है, कितना बचा बेटा? 1 बचा। इस तरह से लिखना, समझ में आया? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्के 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एक कम 2 1, फिर ये 0 बार 1 आ गया। इसको उल्टा लिख देना, इसको उल्टा लिख देना बेटा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो 25 है ना, ये कैसे है? ये डेसिमल है, 10 के आधार वाला है, इसको उल्टा लिख देना, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर 1 1 0 0 1। बात समझ में आई? 25 को भाग देना, भाग दिए बेटा, 12 दूनी 24 होता है, 1 बचा, 2 छक्के 12 0 बचा, 2 तिया 6 0 बचा, 2 एक कम 2 1 बचा बेटा, ये 0 हो गया इस तरह से, ठीक है। ये आ गया डेसिमल। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? देखो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन सी, ठीक है। 39। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपने इस प्रश्न को बनाया हुआ है, 40वां प्रश्न बेटा। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से बोलता है समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? अक्षीय स्थिति में बेटा, अक्षीय स्थिति में एक्सियल बोलते हैं, ये लिखते हैं। निरक्षीय स्थिति को इक्वाटोरियल बोलते हैं, ई लिखते हैं बेटा। कैसा अनुपात होता है? ये होता है 2:1। क्या होता है बेटा? 2:1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अक्षीय और निरक्षीय में क्या होता है? 2:1 होता है सही उत्तर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखता है? ट्रांसफार्मर से है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई मतलब स्टेप डाउन, कैसा ट्रांसफार्मर है बच्चों? स्टेप डाउन, स्टेप अप, सॉरी जी, कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो N1 ग्रेटर देन N2, N2 ग्रेटर देन N1, N1 इक्वल N2 या N1 इक्वल 0। मैंने आपको सिखाया था बेटा, अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम। अगर स्टेप अप है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम मतलब क्या हो गया? N1 लेस देन हो गया, N1 क्या हो गया बेटा? लेस देन, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तो N2 क्या हो गया? ग्रेटर देन। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके लिए? देख लो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच गए हम? क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच गए बेटा? 41 में। N2 ज्यादा है, N1 कम है, कौन सा है? हो गया 41 का बी। 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? 41 का बी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? मैंने बहुत बार बोला है कि आप विद्युत चुंबकीय तरंगों का 1 शॉट देखो, बहुत ही बेहतरीन क्लास मैंने आपको दिया हुआ है, सारी चीजें वहां पर 1 by 1 मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो वहां से ही प्रश्न है बेटा, बहुमूल्य नग, नग मतलब क्या? हीरा, ठीक है, जवाहरात, नग छोटे छोटे होते हैं ना, वो नग है। तो बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, या डी इनमें से कोई नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? कौन सहायक होता है? कौन सी चीजें हैं जो बहुमूल्य नगों की पहचान करने में सहायक होती है बेटा? कौन सी
चीजों से करते हैं? पराबैंगनी किरणों से। किसकी सहायता से करते हैं बच्चों? हम पराबैंगनी किरणों की सहायता से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग आंसर्स देते चलिए, बिल्कुल बहुत ही सही आंसर्स आ रहे हैं बेटा। मेरे पास अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, अब थोड़ा सा स्पीड हमको बढ़ाना है बेटा। 43 में आ गए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने कई बार बताया बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? कौन थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक बच्चों? कौन थे? फैराडे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, मालूम है आप सभी बच्चों को? स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक, ए ऑप्शन है कुलाम, बी है बेटा वोल्ट, सी है ओम और डी है हेनरी। ठीक है। तो कुलाम तो किसका होता है? कुलाम तो आवेश का होता है, वोल्ट विभव का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा। ऑप्शन डी कैसा होगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों को मालूम है। चलिए आंसर दीजिएगा बेटा, क्या आएगा सही उत्तर? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो न्यूनतम होती है? अवरक्त किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, गामा किरणों की, एक्स किरणों की? इसके लिए तो सीधा सा फंडा है, अगर आवृत्ति को अधिक बोला या तरंग दैर्ध्य को न्यूनतम बोला, आंसर आपका एक है। कौन सा है बेटा आंसर आपका? आंसर आपका एक है बेटा, कौन सा है? गामा किरण। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है बोलता है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। क्रांतिक कोण आपतन कोण के बराबर कब होता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के सापेक्ष कितना डिग्री हो जाता है? कितना डिग्री हो जाता है बेटा? 90 डिग्री हो जाता है। कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है। आपको याद होगा, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर इसको समझा देता हूं आपको। देखो इधर, ये आपतित किरण है, इस तरह से जाती है बेटा, यहां पास अपवर्तन कोण ऐसे हो जाता है अपवर्तित। ठीक है। ये कितना हो जाता है? R = 90 डिग्री। तो ये जो आपतन कोण आई है ना, ये क्रिटिकल एंगल C के बराबर हो जाता है। ये चीज कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 47, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन से प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है बोलता है? ये बनता है, किससे बनता है बेटा? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से बनता है क्या? अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से? इनमें से किसी नहीं। उत्तल दर्पण हमारी गाड़ियों के हम मिरर यूज करते हैं, बैक मिरर, ठीक है, पीछे देखने के लिए, छोटा बनता है प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण होगा क्या? नहीं। समतल दर्पण हम लोग चेहरा वगैरह दिखते हैं, बड़ा दिखता है क्या? नहीं। कौन सा होगा? कौन सा होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बेटा। कौन सा होगा? अवतल दर्पण से। कौन से दर्पण से बच्चों? अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 48, 1 AMU बराबर होता है किसके बराबर होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं बेटा। ये होता है 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻27 kg के। क्वेश्चन नंबर 49, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या आएगा? 4f से अधिक, 4f से कम, 2f के बराबर, 4f के बराबर। और 50वां और आखिरी प्रश्न है बेटा, एक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी बोलता है। तो हमको क्या दिया बेटा? f1 20, f2 -40। हम संयुक्त लेंस का निकालेंगे, 1/f = 1/f1 + 1/f2। क्या आ जाएगा बेटा? 1/20 धन ए, ये ऋण 40। 20 और 40 का लघुत्तम 40, 20 दूनी 40 होता है तो 2 हो जाएगा, ये ऋण 1 हो जाएगा। 1/40, f का मान कितना है बेटा? 40 सेंटीमीटर। क्या पूछता है हमको? क्षमता P = बेटा सेंटीमीटर में है 100/f, f का मान कितना है? 40, तो 100/40, 0 0 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2, 2.5 डाइऑप्टर। P = 2.5 डाइऑप्टर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये थे हमारे आज के शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। एक बार फिर से आप सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा, देखिए बच्चों, इतने शानदार क्वेश्चन ला रहे हैं। मॉडल पेपर अभी चलेंगे, अभी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हम डेली आपको मॉडल पेपर कराएंगे। तो मॉडल पेपर जितने करवा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बच्चे बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अलग से लेकर आऊंगा बेटा। तो यहां पर ठीक है,
आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बेटा, सब्सक्राइब करना, ओके, अपने दोस्तों के साथ। और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।